नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया। सजीव फोन इन प्रोग्राम है, यानी 12 से 1 बजे तक हम लाइव रहेंगे। आप हमसे जुड़ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। आज का दिन बहुत सारे मायनों में खास है। आज एक तो फरवरी लास्ट डे है, आज फरवरी 28 की और आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी है। साइंस में सभी की रुचि है और आप ये जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं रिकॉल करवा देती हूँ कि दरअसल विज्ञान दिवस इसलिए मनाया जाता है। सीवी रमन साहब, भौतिक विज्ञानी की अगर मैं बात करूं, उनके उल्लेखनीय काम को याद करते हुए हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इससे जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें, यानी कि जैसे कि बोर्ड के पेपर शुरू हो चुके हैं, एमपी बोर्ड के शुरू होने वाले हैं, किस तरह की खलबली मची होगी दिमाग में, बच्चों के काउंसलिंग की ज़रूरत होगी, किस तरह से खुद को काम एंड कूल यानी शांत रखते हुए अच्छा पढ़ाई हम कर सकें, अच्छे से एग्ज़ाम को फाइट कर सकें, क्योंकि सीबीएसई के तो शुरू हो ही चुके हैं। तो ये तमाम बातें भी हम करने वाले हैं अपने विषय में। तो सबसे पहले तो फ़ोन नंबर नोट करवा देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 0755 भोपाल का कोड है, 266-0049। इसके अलावा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। ये हमारा टोल फ्री नंबर था। आपने अगर भोपाल से बाहर से आप फ़ोन करेंगे तो 0755 याद से लगाना होगा, भोपाल का कोड है। बहुत सारी तनाव रहते हैं, क्योंकि कितनी भी तैयारी अच्छे से क्यों ना कर ली जाए, उस समय जिस समय आप पेपर दे रहे होते हैं वो याद रहे, अच्छे से उसको लिख पाएं, प्रॉपर मैनर में उस पेपर को कर पाएं, ये बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी होते हैं विशेषज्ञों के टिप्स। तो हमारे जो विषय होंगे वो परीक्षा की तैयारियों से जुड़े भी होंगे और इसके अलावा हम विज्ञान पर भी बात करने वाले हैं, क्योंकि आज के हमारे जो अतिथि हैं उनका संबंध साइंस से बिल्कुल है कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले तो तिथि से शुरुआत करते हैं। तो क्या कहती है आज की तिथि, आइए बताते हैं। विक्रम संवत 2079, फाल्गुन शुक्ल पक्ष नवमी, 28 फरवरी 2003 और दिन मंगलवार। आप सभी का दिन मंगलमय हो। खासतौर से सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट कह देती हूँ, क्योंकि जो परीक्षाएं सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं चली रही हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और जिनकी शुरू होने वाली यानी एमपी बोर्ड की, उनको पहले से ही बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अभी बढ़ेंगे हम सुविचार की तरफ। तो क्या कहता है आज का विचार, आइए बताते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। बहुत ज़रूरी है ना, कब कहाँ क्या कहना है, इस बात का भान आपको होना चाहिए। खास तौर से अपनी एनर्जी को बचा कर रखो, ये मोर इम्पॉर्टेंट। तो जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना बेहतर है। अब बढ़ते हैं, चूंकि 28 तारीख राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो हम मना ही रहे हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। इसी के अलावा और इतिहास में किन मायनों में आज की तारीख खास है, आइए बताते चले। 1928, जैसा कि मैंने बताया, सीवी रमन साहब, जिनके रमन प्रभाव का आविष्कार किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1943, कोलकाता का हावड़ा पुल रविंद्र सेतु शुरू हुआ। 1948, ब्रिटेन के सैनिकों का आखिरी दस्ता भारत से रवाना हुआ। 1963, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का आज ही के दिन निधन हुआ था। 1913 की भी बात करेंगे। हिंदी के लेखक, कवि, गीतकार पंडित नरेंद्र शर्मा जी का जन्म दिवस भी आज ही के दिन है। तो चलिए अब बता देते हैं आज का विषय, और कौन विशेषज्ञ होंगे ये भी आपको बताएंगे। 28 तारीख है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, क्योंकि हमारे साथ एक महत्वपूर्ण सदस्य अतिथि भी जुड़ेंगे हमारे साथ। और इसके अलावा ये भी बता दें कि आज की तारीख, जो एक बात बहुत ज़रूरी आपको बताना, आज दुर्लभ बीमारियों के बारे में भी बात की जाती है, क्योंकि आज दुर्लभ बीमारी दिवस भी है। तो ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनका जिक्र बहुत कम होता है, लेकिन जिसके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आज वो दिवस भी मनाया जाता है। तो हम विषय के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कैसे की जाए। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगी, स्टूडियो में है इस वक्त शिखा रस्तोगी जी। इनका परिचय कराएंगे। मनोवैज्ञानिक हैं और जानी मानी काउंसलर हैं। और इसी के साथ समाज में किस तरह की धारा की ज़रूरत है, किस तरह की बदलाव की ज़रूरत है, परिवर्तन की ज़रूरत है, महिला को किस तरह से सशक्त किया जा रहा है, किस तरह के बदलावों की ज़रूरत वो महसूस करती है। ख़ास तौर से अगर विज्ञान के क्षेत्र की हम बात करेंगे तो इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी वो देने वाली हैं और चर्चा करने वाली है। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्रीति खरे जी, सामाजिक कार्यकर्ता,
और ये भी बता दें कि विज्ञान की बहुत होनहार छात्रा भी रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रीति मैम, शिखा मैम, आप दोनों का। और अब चूंकि परीक्षाओं का जिक्र हो गया है तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल बन रहे होंगे। एक बार फिर से नोट करवा देती हूँ, हमारे फ़ोन नंबर 0755-266-0049, ये हमारा लैंडलाइन नंबर, और टोल फ्री यानी निःशुल्क सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं 1800-233-0040। शिखा मैम, शुरुआत करते हैं आपसे। बोर्ड परीक्षाएं की शुरुआत हो गई और चूंकि विज्ञान पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, साइंस के कितने छात्र हैं जो आपको लगता है कि उनकी मतलब जो फंडे होते हैं बिल्कुल क्लियर होते हैं? क्योंकि एक बोलता विज्ञान के छात्र को हर चीज़ बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है। मैं सुनती चली आ रही थी, आप ये भ्रांति है कि नहीं, मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ। जी जी प्रिया, ये तो बिल्कुल ठीक है कि विज्ञान के बच्चों के कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा क्लियर होते हैं, बट उसके पहले एक बात ये कहना बहुत ज़रूरी है कि विज्ञान विषय आगे चलकर उन बच्चों को ही लेना चाहिए जिनकी उसमें रुचि हो, ज़बरदस्ती नहीं लेना चाहिए। आजकल थोड़ी सी भ्रांति ये हो गई है पेरेंट्स में भी और बच्चों में भी कि हम अगर विज्ञान विषय ले रहे हैं या हमारे बच्चे ने अगर विज्ञान लिया है तो हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और एक ये प्रेस्टीज इशू हो रहा है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार विज्ञान के क्षेत्र में या जिस भी क्षेत्र में वो जाना चाहता है वो भेजें। विज्ञान ऐसा विषय है जहाँ पर हम किसी चीज़ को मगिंग करके रट के पास नहीं हो सकते, उसको समझ के स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना होता है। और जब उन स्टेप्स को समझते हुए बच्चा आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसको जानकारी ज़्यादा होती है, समझ ज़्यादा होती है और उसको बिना किसी परेशानी के आगे काम करने में अच्छा होता है और सफलता मिलती है। इसलिए उन बच्चों को उस क्षेत्र में जाना चाहिए जहां रुचि हो, निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मैम जो बातें बताने वाली हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। खासतौर से ये मैं छात्रों को ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी, तो 12 से 1 बजे तक कहीं नहीं जाना है। मैम जो बताने वाली वो ध्यान से सुनेंगी। प्रीति मैम, आप पर आती हूँ। जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया था कि आप साइंस की छात्रा ही हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? क्योंकि आपने ना फिर इंजीनियरिंग भी की और उसके बाद फिर आप समाज सेवा से जुड़ गई। जी, मैंने इंजीनियरिंग करी और इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब भी करा। मैंने इंजीनियरिंग इंडिया के बाहर करी थी और जब मैं वापस अपने देश लौटी तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे अपने समाज से जुड़ने के लिए ये सामाजिक कार्य सबसे ज़्यादा क्लोज रहेंगे मेरे हार्ट के भी। और तो इस तरह से मैंने सबसे पहले मैं दिल्ली में रहती थी और वहाँ पर मेरे इर्द गिर्द बिल्डिंग्स बन रही थी, तो उन बच्चों को जो वहाँ के श्रमिक रहते थे उनके बच्चों को पढ़ाने के काम से मैंने स्टार्ट करा और वो मुझे बहुत प्लेजर दिया उस काम ने। फिर मुझे लगा कि यही है मेरी सही दिशा, मुझे इसी में आगे बढ़ना चाहिए और फिर धीरे धीरे मैं बढ़ती चली गई और फिर भोपाल शिफ्ट हो गई और भोपाल में भी मेरा अभी काफ़ी ज़्यादा इसी तरफ रुझान है और सामाजिक कार्य में करती हूँ। मैम बतौर छात्रा मैं कहूँगी कि आप जब एग्ज़ाम देते होंगे, क्योंकि आज का हमारा विषय ही कुछ ऐसा है, क्या ऐसा लगता है कि 12th तक तो बच्चे एक अलग विषय लेकर आगे बढ़ते हैं? क्योंकि उस समय नया नया मामला होता है। 11th और 12th में तो विषय बदल देते हैं, मतलब विषय चूज कर लेते हैं और फिर जैसे ही ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत एक बड़ा प्रतिशत है इसको चेंज करने का विषय का। मैं प्रीति मैम के पास भी आऊँगी, लेकिन शिखा मैम के पास भी आऊँगी, लेकिन प्रीति मैम पहले आपसे लूँगी मैं इसका जवाब। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मतलब साइंस ले तो लेते हैं स्टूडेंट्स 12th तक और उसके बाद चेंज करते हैं और उसमें हमने देखा है जो डाटा रूरल का है वो ज़्यादा होता है। वहाँ हो सकता है कि थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती है, थोड़ा सा पेरेंट्स को सिक्योरिटी रीजंस रहते हैं। अगर साइंस कॉलेज कहीं दूर होता है तो अपनी बच्चियों को नहीं भेजना चाहते हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और अगर पास में कोई आर्ट्स या कॉमर्स कॉलेज होता है तो वो उसको मतलब स्विच करवा देते हैं। और फिर बहुत जगह विजन भी नहीं होता है कि वो साइंस में ग्रेजुएट करके करेगी क्या। तो यहाँ पर फिर बात आती है काउंसलर्स की, यहाँ पर बात आती है मोटिवेशनल स्पीकर्स की जो उनको मोटिवेट कर सकें। और फिर हाँ, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो देने की ज़रूरत होती ही है उन बच्चियों को जो कि आगे साइंस को कंटिन्यू कर सकें अपनी इच्छा से। बिल्कुल सही बात है। प्रीति मैम, आप क्या कहेंगे इस मामले में? विषय के बदलाव को लेकर प्रीति मैम से चर्चा हुई, मैं शिखा मैम आपसे बात करूँगी।
हाँ जी, देखिए ये तो बिल्कुल सही है आप लोग जो कह रहे हैं कि बच्चे 12 तक तो सब्जेक्ट ले लेते हैं। एक्चुअली एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा जब 10 तक साइंस मैथ्स पढ़ता है और उस अंदाज से वो 11th में जब लेता है उसको लगता है कि नहीं मेरे 10th में तो बहुत अच्छे नंबर आ गए, मैं 11th 12th कर लूँगा। लेकिन दोनों के सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 11th 12th का स्टैंडर्ड एकदम से बहुत हाई हो जाता है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। 10th तक इट्स ओके, बट 11th में आके बच्चे मैनेज नहीं कर पाते हैं, और जब उनको शुरू में उनको परेशानी होने लगती है और कुछ मार्क्स कम आ गए या दिक्कतें आ रही हैं तो वो घबरा जाते हैं, उनका मनोबल भी बहुत डाउन हो जाता है। तो ऐसे में पेरेंट्स और टीचर्स को ज़रूरत है दो चीज़ें समझने की, कि बच्चे के एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट को समझते हुए बच्चे को सब्जेक्ट दिलाई जाए। बहुत ज़रूरी है कि इंटरेस्ट के साथ एप्टीट्यूड का भी ध्यान रखा जाए। अगर एप्टीट्यूड है तो बच्चा थोड़े और एफर्ट्स लगा के कर लेगा। मैम एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हो सकता है इस सवाल में शामिल हो जाए वो। जी, महेंद्र पटेल उनका नाम है, दमोह से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र जी। जी महेंद्र जी आप सवाल रखिएगा। टाइम पर नींद नहीं लेते हैं और टाइम पर खाना नहीं खाते, रात को सोते नहीं, डिप्रेशन के शिकार हो जाती है, उनका रिजल्ट बिगड़ जाता है। तो उसके लिए माता पिता कहाँ काउंसलिंग कराएं और कैसे कोऑपरेट करें बच्चों को, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम क्या कहना चाहेंगी? वाकई ये बहुत बड़ी समस्या है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी समस्या है कि जब जैसे जैसे परीक्षाएं पास आती जाती हैं, एग्ज़ाम पास आते हैं, तो बच्चों का रूटीन बिगड़ जाता है, उनका खाना पीना छूट जाता है, उनका सोने का टाइम, उठने का टाइम, एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि बच्चों को उनके रूटीन को फॉलो करवाइए, बहुत ज़रूरी है। कई बार बच्चा सुबह 10 बजे 11 बजे उठ रहा है, एक्सक्यूज़ होता है कि हमने रात तक पढ़ा है, वो बहुत गलत हो जाता है। उससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ हो जाता है, जिससे उसके सिस्टम सही तरीके से नहीं चल पाते हैं, डाइजेशन सही नहीं हो पाता है, स्लीप ऑर्डर बिगड़ जाता है। और जब ये सारी चीज़ें आती हैं और साथ में पढ़ाई का प्रेशर, तो बच्चे को स्ट्रेस होने लगता है। तो ज़रूरी है कि बच्चे को एक तो रूटीन में रखिए, उसको खाने के लिए हेल्दी फूड दीजिए, अच्छा खाना दीजिए, स्पाइसी नहीं बात कर रही हूँ मैं, उनको लाइट फूड और ऐसा जो जल्दी डाइजेस्ट हो सके, लेकिन ऑफ कोर्स जिसमें उनको विटामिन मिनरल सारी चीज़ें मिल सके, एनर्जी उनकी एनर्जी लेवल जो है वो मेंटेन रहे, ऐसा खाना दीजिए। साथ में पेरेंट्स का साथ बहुत ज़रूरी है, उन पर किसी तरीके का प्रेशर नहीं बनाए। जो आपने कहा कि डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे या स्ट्रेस होने लगता है, उसका एक कारण ये भी होता है कि बच्चों के ऊपर पेरेंट्स प्रेशर, टीचर प्रेशर, पीयर प्रेशर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो किसी तरीके का प्रेशर नहीं बनाइए। अब जो समय है जब एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं सीबीएसई के या एमपी के, कल से हो रहे हैं, तो बच्चों को सिर्फ इतना सपोर्ट करिए कि आपने जो पढ़ा है आप उस हिसाब से अपना एग्ज़ाम दीजिए, रिलैक्स होके दीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें एक्सेप्टेबल है। जब आप बच्चे को इतना रिलैक्स रखेंगे तो बच्चा निश्चित रूप से रिलैक्स होके अपनी पढ़ाई भी करेगा और एग्ज़ाम भी देगा और अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। बिल्कुल। प्रीति जी, कितना आप इस बात को मानती हैं कि स्कूल के किए गए स्कोर, अच्छा स्कोर जब हासिल कर लेते हैं और आने वाले समय में जब हम करियर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं या हायर एजुकेशन की तरफ जब बढ़ने लगते हैं, तो उस स्कोर के मायने कितना प्रतिशत आप मानती हैं कि बहुत मैटर करता है, या फिर ये कहा जाए कि खुद को स्किल्ड बना देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं सारे लोगों के बीच? देखिए, बच्चा जो स्कोर करने का के लिए इतना अपना प्रेशर में रहता है और स्कोर करता है, ऑफ कोर्स किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन के लिए स्कोर तो मायने रखते हैं, लेकिन अगर सिर्फ रट के सिर्फ एक ही पैटर्न से करके उस बच्चे ने स्कोर लेकर आया है और एडमिशन हो भी जाता है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, और फिर वो डिग्री होल्डर भी हो जाता है, तो सिर्फ एक डिग्री होल्डर होगा, वो स्किल्ड नहीं होगा। तो इसलिए बच्चे को स्कोर की तरफ मतलब ठीक है, वो जायज़ भी है उसका स्कोर की तरफ भागना, क्योंकि उसको नहीं तो एडमिशन्स नहीं मिलेंगे। थोड़े से इस पैटर्न को अगर चेंज करें तो बच्चा जितना स्किल्ड होगा, और आज के टाइम में तो अगर मैं देखूं तो जितने बच्चे में नॉलेज जो होगा, जो स्किल उसका जो होगा, उसके ही बेसिस पर वो आगे जॉब या बेटर परफॉर्म कर सकता है। 10th और 12th के जो मार्क्स हैं वो आगे करियर में कोई मायने नहीं रखते हैं। ओ, क्या कहेंगी शिखा जी? नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करती कि 10th और 12th के मार्क्स आगे मैटर नहीं करते हैं।
10th और 12th के मार्क्स तो हमेशा बच्चों के साथ साथ चलते हैं उनके करियर में। आपने इंजीनियरिंग की है, आपको भी पता होगा, जब कैंपस सिलेक्शन होते हैं उस समय भी 10th और 12th के मार्क्स देखे जाते हैं, और बहुत सी जगह पे उस परसेंटेज को एक लाइन दे दी जाती है कि 70% अप वाले इंटरव्यू दे सकते हैं या 80% अप वाले दे सकते हैं। तो वो तो बहुत ज़रूरी है, मार्क्स तो होने ही चाहिए, लेकिन साथ में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज के टाइम पे जैसे आपने कहा प्रीति जी कि डिग्री होल्डर होना ज़रूरी, मतलब वो तो ज़रूरी है बट सफिशिएंट नहीं है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बहुत ज़रूरी है। आपको जिस एम्प्लॉय में जाना है, जिस फील्ड में जाना है, उससे रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आजकल बोर्ड जो हैं, चाहे CBSE हो, ICSE हो, MP बोर्ड हैं, स्टेट बोर्ड, वो स्किल्स रिलेटेड कोर्सेज डेवलप कर रहे हैं और प्रमोट किया जा रहा है कि बच्चों का स्किल डेवलपमेंट शुरू से होता रहे। कुछ जो लाइफ स्किल्स हैं वो तो छोटी क्लासेस से ही बच्चों को सीखनी चाहिए, और इसकी ड्यूटी, मतलब इसके लिए अलग से क्लास लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर टीचर और पेरेंट्स थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इमोशनल मैनेजमेंट है, एम्पैथी है, थिंकिंग है, तो उनको डेवलप करते चले, वो काम आएंगे। हाँ, मैम एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए क्योंकि विषय इतना रिलेटेड है आज का कि बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। जबलपुर से तुलिका ठाकुर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है और आपसे ही सवाल रखना चाह रही है। बहुत बहुत स्वागत है तुलिका जी, और संक्षिप्त में सवाल रखिएगा। मैडम नमस्ते जी बताइए। मैडम मेरा क्वेश्चन था कि आजकल मैं बच्चे की दादी हूँ जी। तो आजकल जो नई जनरेशन है वो छोटे बच्चे को 3 साल से छोटे बच्चे को 3 साल के बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि ये प्ले नर्सरी में भेज के फिर बच्चे को कुछ दिन तो बच्चे को अच्छा आकर्षक स्कूल दिखाया जाता है बढ़िया कि यहाँ पर ये खेलेंगे वो खेलेंगे, लेकिन उसके बाद बच्चे को पढ़ाई कराई जाती है, होमवर्क दिया जाता है, 4-4 घंटे का स्कूल लगता है, 1 to 100 पढ़िए, 1 to 10 पढ़िए, लिख के लाइए और याद करके आइए। मैम बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ये बोर्ड परीक्षाओं से, लेकिन आपका सवाल बहुत सुंदर है। मैं चाहूंगी कि संक्षिप्त में आप भी जवाब दे ही दीजिए शिखा जी। कि ऐसा स्ट्रिक्ट हो जाए तो बच्चे को केवल खेल में सिखाएं, बच्चे को पढ़ाई और लिखाई शुक्रिया शुक्रिया तुलिका जी, शुक्रिया। बाकी आपका कंसर्न बहुत मायने रखता है जी। देखिए, नो डाउट आपका जो कहना है वो बिल्कुल ठीक है, और 3 साल में हम बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, लेकिन आजकल जो पैटर्न नए नए आ रहे हैं वो टीचर्स की क्रिएटिविटी के साथ जुड़े हुए हैं और बच्चों को प्लेवे मेथड में ही हम और मॉन्टेसरी मेथड में सिखा रहे हैं। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, हमारा जो विषय है वो बोर्ड परीक्षा की तैयारियां हैं, तो आज हम इसी पे कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि बच्चों के लिए बहुत अहम है। तो बिल्कुल अभिभावक भी हमें फ़ोन कर सकते हैं क्योंकि वो देख रहे होंगे बच्चा भाग दौड़ तो कर रहा है, मानसिक रूप से भी बच्चा शो कुछ और करता है। शिखा जी बहुत अच्छा सवाल है कि वो दर्शा तो रहा है कि मैं काम हूँ, मैं कूल हूँ, मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कंसंट्रेट हूँ, मतलब पूरा मेरा ध्यान पढ़ाई पे लगा है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा होता है जिसे हम बोलते हैं एग्जाम फोबिया, जो बच्चा दर्शा नहीं पाता। हाँ, देखिए, एग्ज़ाम फोबिया होता है बच्चों को तब जब बच्चों पे प्रेशर और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब एग्ज़ाम फोबिया की स्थिति आ जाती है। एक सबसे बड़ा कारण ये है कि बच्चे अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे हैं। सिंगल पेरेंट्स हैं कई बार, या दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, उनके पास टाइम नहीं है, सुबह जा रहे हैं शाम को आ रहे हैं, उनकी लाइफ में अपनी उलझने हैं, अपने टेंशन है, तो वो वहाँ इतना बिजी हो जाते हैं, वो बच्चे से हाय हेलो पढ़ाई ठीक चल रही है वहीं तक सीमित रह जाते हैं। तो ज़रूरत है इस समय बच्चों को पेरेंट्स के सानिध्य की। अगर पेरेंट्स अपना थोड़ा सा समय, कुछ छुट्टी मैनेज कर सकें, कुछ समय दे सकें, बच्चे के साथ बैठें। बच्चा बड़ा है, पेरेंट्स का कहना होता है कई बार कि वो अपने आप पढ़ रहा है, ऑफ कोर्स अपने आप पढ़ रहा है, लेकिन आपका सामने पे ही बहुत ज़्यादा काउंट करता है। तो अगर आप बच्चे के साथ बैठें, उसके खान पान का ध्यान रखें, उसके सिर पे हाथ फेर के सिर्फ ये बोलें आराम से पढ़ो, रिलैक्स रहो, अच्छा होगा सब जी, वो बहुत काउंट क्या करता कहेंगी है। प्रीति जी आप इस मामले में? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि बच्चे को पेरेंट्स का साथ जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और पेरेंट्स को एग्जाम टाइम में एटलीस्ट अपने पूरे काम छोड़कर बच्चे के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगी, अगर आप हो सके तो इवन सेंटर पर छोड़ने जाइए बच्चे को, और अगर आप ये भी कर सकते हैं कि बाहर रुके रहें, तो अंदर बैठे बच्चे को बहुत रिलैक्स फील होता है कि मेरे पेरेंट्स बाहर रुके हुए हैं और मैं जैसे ही एग्जाम देकर बाहर निकलूंगा मुझे मेरे पापा या मम्मी को जो भी है मतलब वो दिखेंगे, तो उससे बच्चा बहुत रिलैक्स फील करता है। कोशिश की जा सकती है और मुझे लगता है कि पेरेंट्स को करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी, मैं एक एड ऑन करना चाहूंगी कि मतलब
ऐसा कोशिश नहीं, मेरी एडवाइस है कि बच्चे को ड्राइविंग नहीं देनी चाहिए ऑन द डे ऑफ एग्जाम, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिस समय बच्चा ड्राइव कर रहा है और जा रहा है सेंटर पे, तब उसके दिमाग में 100 सवाल होते हैं कि पेपर कैसा आएगा, हम कर लेंगे कि नहीं, कैसा करेंगे। और जब लौट रहा होता है तो पेपर कैसा हुआ हमें नहीं पता, कई बार उसके मन में कुछ निगेटिव फीलिंग्स हो सकती हैं, तो बच्चा ड्राइविंग के बजाय वहाँ कंसंट्रेट करता है। तो ऐसे में सेफ्टी के को ध्यान में रखते हुए बच्चे को उस दिन ड्राइव मत करने दीजिए। बिल्कुल। मैम एक और चीज़ है, ये जो मंथन की आप बात कर रही हैं ना कि दिमाग में इतने सारे सवाल जवाब होते, तो ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। वाकई ये ध्यान रखें सारे अभिभावक इस बात का। एक और चीज़ होती है, इसी मंथन में बच्चे जो याद कर कर जाते हैं वो भूल जाते हैं। वो कोशिश तो करते हैं कि हम अच्छे से लिख पाएंगे पेपर में, लेकिन जैसे ही जब वो पेपर आता है तो सब कुछ ऐसा लगता है कि सब बिल्कुल ब्लैंक हो गए एकदम से। ऐसी स्थिति क्या प्रिया, ये मंथन का कारण नहीं होता है, ये स्ट्रेस के कारण होता है, फोबिया के कारण होता है कि बच्चे के दिमाग में घबराहट होती है और एक ही सवाल होता है पेपर में क्या आएगा और हम क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। तो मेरा बच्चों से कहना ये है कि बहुत रिलैक्स होकर के जाइए, लास्ट मोमेंट तक पढ़ाई मत करिए। जो आपने साल भर पढ़ा है वो इस समय के लिए सफिशिएंट है। निगेटिव बातें मत करिए। कई बार बच्चे करते हैं, अरे तुमने ये पढ़ा कि नहीं, वो पढ़ा कि नहीं, यही आ जाएगा, बच्चा घबरा जाता है। तो जो पढ़ लिया दैट इज सफिशिएंट ऑन दैट मोमेंट। रिलैक्स होके एक लंबी सांस लेके एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, रिलैक्स होके बैठिए। आप अगर कोई श्लोक बोलना चाहें, मन में कुछ करना चाहें, कुछ अपने ईश्वर को याद करना चाहें, वो आप करें। और जो आपको टाइम मिलता है पेपर रीडिंग का, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए। उसको पढ़ने के बाद आप एक माइंड मैपिंग कर पाएंगे कि मुझे किस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। वो स्ट्रेटजी आप उस टाइम में आप डेवलप कर लीजिए। और जब राइटिंग टाइम शुरू होता है तो आराम से लिखना शुरू करिए। टाइम मैंने आराम से, मतलब ये नहीं कि रिलैक्स एकदम, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है। आप घबराएंगे नहीं, आप भूलेंगे नहीं, आप परेशान नहीं होंगे। तो जो आपने पढ़ा है वो आप आराम से लिख पाएंगे। अपने मन मस्तिष्क को कूल रखिए, पानी पीजिए थोड़ा थोड़ा ज़रूर, ब्रेन को हाइड्रेट रखिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो गई, मौसम बदल गया है, तो बहुत ज़रूरत है डाइट चार्ट को भी बदलने की। हाँ, कुछ एग्जाम देने जा रहे हैं तो कुछ खा के जाएं, हेल्दी खा के जाएं। टेंशन में ऐसा नहीं कि नहीं हम नहीं खा रहे, भूख नहीं, वो ठीक नहीं है। पूरी नींद लीजिए, अच्छे से खा पी के और फिर जाइए एग्जाम देने। देखिए मैम, एक सवाल ये भी उठता है कि हर बच्चे की ना हैबिट अलग अलग होती है। कुछ बच्चों को खाना खाया ही नहीं जाता अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, ये ऐसा होता है। बच्चा बोलता है मैं आके खा लूंगा, रिलैक्स होकर, अभी मुझे जाने दो। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के साथ क्या किया है? आपको अगर याद हो, हम लोग जब छोटे रहते थे तो हमारी मम्मी हम लोगों को दही चीनी खिलाकर भेजती थी एग्जाम में। अभी वो थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि बहुत बच्चों का ये कल्चर खत्म सा होता जा रहा है। आई थिंक उसको फिर से डेवलप करने की जरूरत है। दही चीनी खाकर, अगर बच्चा कुछ भी नहीं खाकर गया है तो दही चीनी से पेट भी ठंडा रहेगा, मौसम के हिसाब से भी उसको रहेगा, चीनी से उसको एनर्जी भी मिलती रहेगी। तो दही चीनी के कल्चर को फिर से जिस घर में नहीं है वो उसको डेवलप करिए। बिल्कुल। और दही चीनी मतलब ये है कि दही शुभ भी होता है और लाभ भी होता है। तो शुभ और लाभ दोनों का कॉम्बिनेशन है दही चीनी। बिल्कुल। क्या कहेंगी शिखा मैम? बिल्कुल सही बात है कि हम वो, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो खाना दें जो बच्चे को एनर्जी दे, बच्चे को फायदा करे। बर्गर और मैगी और ये सब चीज़ें आई विल से नो, क्योंकि मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। वंस इन अ वाइल इट्स ओके, बट अभी ज़रूरत है बच्चे को जंक फूड के बजाय हेल्दी फूड की, जो हमारा भारतीय भोजन है। उसमें सब कुछ मिलता है, दाल में प्रोटीन मिल रहा है, चावल में कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, फल और सब्जियां जितना हम ऐड कर सकें, तो उसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो वो खाना हम बच्चों को दें, उनकी वैरायटी बदल दें, जूसेस दें, डिब्बा बंद जूस नहीं, फ्रेश जूस दें। बच्चा फल खा सकता है, बहुत अच्छी बात है, बट प्रिजर्वेटिव वाली चीजें ना दें, जंक फूड ना दें। एक चीज जरूर मैं नोट करवाना चाहूंगी सारे बच्चों के लिए जी। अब आज के समय में मम्मी और पापा दोनों वर्किंग हैं, तो जरूरी है अपनी जिम्मेदारी को खुद भी समझना। अगर जूस तैयार कर कर दे दिया गया है माँ के द्वारा या घर के किसी सदस्य के द्वारा, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको समय पर पी लेना। तो डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है हर चीज में। तो जितने बच्चे सुन रहे हैं, ध्यान रखें कि मम्मी पापा अगर वर्किंग है तो हमारी जिम्मेदारी हमारे प्रति ज्यादा बढ़ जाती है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं शिखा मैम, जो रात भर जाग कर पढ़ाई करते हैं। उनको लगता है कि मैं रात भर पढ़ लूंगा और सुबह जाते साथ ही एग्जाम दूंगा, क्योंकि सब चीजें मेरे दिमाग में है। तो रात भर जागना और सुबह उठते साथ ही
भाग दौड़ में लग जाना, ये कहाँ तक उचित है? बहुत गलत है, कहीं 1% भी उचित नहीं है, ये बहुत गलत है। मैंने इसीलिए बार बार कहा अपने शेड्यूल को फॉलो करिए। नेक्स्ट डे जब एग्जाम है, स्पेशली आप रात में अच्छी नींद लीजिए, सुकून की नींद लीजिए, तो आप सुबह फ्रेश उठेंगे। रात भर जाग के जाना कोई समझदारी नहीं है। हो सकता है आपके लिए एक प्राउड फीलिंग हो कि अरे मैं तो सोई नहीं, मैं तो रात भर जाग के बस आ गई हूँ, तो वो बहुत गलत है। उससे क्या आपकी बॉडी का सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, आपका बीपी फ्लक्चुएट कर सकता है, आप कोलैप्स हो सकते हैं। अगर बीपी ज़्यादा लो हो गया, आप लिख नहीं पाएंगे, परेशानी महसूस करेंगे। तो बार बार मैं कह रही हूँ, सेहत का ज़रूर ध्यान रखिए पढ़ाई के साथ। रात में जगना कोई अच्छी बात नहीं है। इतना देर रिलैक्स होकर के आप अपनी पढ़ाई करिए और अपने शेड्यूल को फॉलो करिए। बिल्कुल सही। और एक तैयारी आप भी कर लीजिए। मैंने कहा है कि सजीव फोन इन प्रोग्राम है, तो हमारे फ़ोन नंबर है और फटाफट बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी से जुड़े हुए सवाल रख सकते हैं। प्रीति जी और शिखा जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। 0755 भोपाल का कोड है, यानी भोपाल से बाहर अगर आप लगाएंगे, और 2660049 ये हमारा फ़ोन नंबर है। निःशुल्क सेवा का इस्तेमाल कीजिए 1800-233-0040। यहाँ पर भी डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है, बच्चे आप खुद ही फ़ोन उठाकर लगा सकते हैं और शिखा मैम या प्रीति मैम से अपने सवाल रख सकते हैं। प्रीति जी, आपसे ही पूछ लेती हूँ मैं कि नोट्स की अहमियत हम सभी समझते हैं, भले ही मैं काउंसलर ना हूँ, भले ही हम उस क्षेत्र से ना जुड़े हों, लेकिन आज भी अगर किसी प्रोग्राम को करने आना हो तो नोट्स बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये स्कूलिंग से ही शुरू हो जाता है। कितना आप मानती होंगी कि नोट्स बहुत अहम होते हैं? बहुत अहम होते हैं, क्योंकि नोट्स हमारे जब लास्ट हमारे पास थोड़ा टाइम रहता है रिवीजन वाला, उसमें नोट्स ही वो है जो कि आपको पूरी तरह से हेल्प करते हैं। तो आप साल भर जो भी पढ़ रहे हैं उसके थ्रू आउट ईयर आप नोट्स बनाते चलें। नोट्स ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम सर पे हैं अब हम नोट्स बनाना शुरू कर रहे हैं, नहीं, वो नोट्स आपके बिल्कुल डे 1 से स्टार्ट कर देने चाहिए। और फिर एग्जाम टाइम पर आप उन्हीं नोट्स को उठाइए और उनको रिवाइज करिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। मोटी मोटी बुक्स आपको पूरी फिर से नहीं पढ़ना पड़ेंगी, नोट्स के माध्यम से आप पूरे कोर्स को रिवाइज कर सकते हैं, जो कि साल भर तो आपने पढ़ा ही है। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है। प्रीति जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता, मतलब लोगों के बीच में रहने वाला एक सदस्य, तो किस तरह के सवालों से आप जूझती है? माता पिता की भी कई तरह की उलझनें आती होंगी आपके पास। हाँ, बहुत ज़्यादा। एक मैं बताना चाहूँगी, बिल्कुल। एक मैंने स्टार्ट करा था पैड बैंक में, जहाँ हम लोग सैनिटरी नैपकिन स्लम्स में जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते थे और हाइजीन के बारे में वहाँ लोगों को एजुकेट करते थे। और ऑफ कोर्स कचरा का जो सूखा गीला कचरा है और फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, कहाँ फेंकना है, कैसे फेंकना है, नालियों में नहीं डालना है, और कपड़ा यूज़ क्यों नहीं करना है, सैनिटरी नैपकिन्स कैसे, तो उसके ऊपर हम लोग पूरे वर्कशॉप्स किया करते थे। और वर्कशॉप के एंड में हम लोग सैनिटरी नैपकिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो वो मेरा पैड बैंक अभी भी चलता है। उसमें ऑफ कोर्स बहुत सवाल आते थे मदर्स के, अबाउट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, अबाउट हाइजीन एंड देन अबाउट एजुकेशन ऑल्सो, क्योंकि उस एरिया में बहुत सी ऐसी बच्चियां होती हैं जो 8वीं और 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं। तो उन बच्चियों को मैंने लगातार मोटिवेट करा है आगे पढ़ाई करने के लिए, और बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट की बताई हैं, जैसे रुक जाना नहीं है, प्राइवेट से आप दे सकते हो। ये सारी स्कीम्स बहुत जगह पर पता नहीं होती हैं बच्चियों को। और ये सब बहुत अच्छे हैं। हमारे जो माध्यमिक शिक्षा मंडल जो MP बोर्ड है, इसमें बहुत स्कीम्स ऐसी चलती हैं जिनका के लाभ उठाना चाहिए बच्चों को। अगर आप एक बार 10वीं में फेल हो भी जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ आप रुक नहीं जाते हैं, आपकी जिंदगी यहाँ थमनी नहीं चाहिए। आपके पास बहुत ऑप्शंस है। MP बोर्ड आपको बहुत तरीके देता है फिर से 10वीं बोर्ड करने का। बिल्कुल सही। और फिर आगे पढ़ाई अपनी निरंतर रखने का। आपने मुझे ना प्रीति जी ये पूरा वाकया बताकर 2 सवालों को जन्म दे दिया। शिखा मैम, आपके पास आती हूँ। एक, जो बच्चियां होंगी, खासतौर से बच्चियों के लिए ये सवाल है, जो माहवारी के दौर से गुजर रही होंगी और उस दौरान वो पेपर देने जाती होंगी, मानसिक संतुलन भी गड़बड़ाया हुआ है लेकिन पेपर भी प्रॉपर देना है, 3 घंटे बैठना है कंटिन्यू, तो उन बच्चियों के लिए मैं चाहूंगी कि जरूर आप कुछ संभल का काम कर जाएं आपके। देखिए, नो डाउट थोड़ा सा परेशानी तो होती है, वो जो शुरू के 2 दिन खास करके अगर हम कहें तो परेशानी तो होती है बच्चियों को, लेकिन थोड़ा सा रूटीन में आ चुका होता है, तो उसको स्ट्रेस ना लेकर के उसको कि हाँ ये रूटीन है हमारा और हमें इसके साथ में चलना है।
तो जब बच्चों को अपनी डेट पता होती है बेटियों को, तो उस हिसाब से वो अपनी तैयारी रखें। कई बार कुछ बच्चियों को तकलीफ ज़्यादा होती है, तो उनको अगर मालूम है कि वो डेट्स हमारे एग्ज़ाम से क्लैश हो रही है, तो उस सब्जेक्ट के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन पहले से करके रखें, क्योंकि दे आर मेंटली प्रिपेयर कि हाँ ये प्रॉब्लम आ सकती है, मेरी पढ़ाई के आवर्स कम हो सकते हैं, मुझे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो पहले से प्रिपेयर कर लो उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से। और उस चीज़ को स्ट्रेस के साथ मत जोड़ो कि अरे यार, तो वो वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए। इट्स ओके, इट्स लाइफ, इट्स रूटीन। तो जब आप उस फीलिंग के साथ आगे बढ़ोगे तो आप आराम से सब चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। बिल्कुल। अब दूसरा सवाल, जी। जो मैं कह रही थी कि 2 सवाल है मेरे जी, दिमाग में। जी। पहले सवाल का जवाब मिल गया होगा हमारी बच्चियों को, उनके माता पिता को भी। दूसरा सवाल ये उठता है, फेलियर की बात की थी प्रीति जी ने, तो कितना ज़रूरी है असफलता को चुनौती के रूप में लेना, कि वहाँ ठहराव नहीं है, दरअसल इसका मतलब भी तैयारी को थोड़ा और मजबूत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। असफलता आपको ये बता रही है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है और हमें उस कमी को पूरा करना है। अगर असफलताओं से घबरा जाते तो आज ये लाइट हमारे सामने नहीं होती। एडिसन ने 100 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद बल्ब बनाया, और उनका पॉजिटिव थॉट प्रोसेस ये था कि मैंने 99 टाइम्स ये सीखा कि इस तरीके से बल्ब नहीं बन सकता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ सकती है। तो साइंस का आविष्कार भी हुआ, हम साइंस डे पे बात कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है, सफलता से घबराना बिल्कुल नहीं है। हम आगे बढ़ें, प्रयास करें, और जब हम दौड़ में निकलते हैं तो गिरते भी हैं। ऐसा नहीं है कि दौड़ते ही जाएं, होता है ऐसा, कई बार फेस आ जाते हैं। हम कहीं कभी कोई कारण हो सकता है, पारिवारिक कारण हो सकता है, मानसिक स्थिति हो सकती है, कुछ ट्रॉमा हो सकता है, और हो सकता है कि हम उस तरीके से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं थे। तो हम नेक्स्ट टाइम उसको अटेम्प्ट करें और मेहनत करें, अपनी गलतियों को ढूंढें, अपनी कमियों को ढूंढें और आगे बढ़ें। जी, मेरे दर्शक जो मुझे लगातार सुनते आ रहे होंगे, जब भी असफलता और सफलता की बात होती है तो हरिवंश राय बच्चन साहब की मैं भी पंक्तियां वही बोलने जा रही थी। मैं जरूर दोहरा देती हूँ, तो चलिए हम मिलकर दोहराते हैं कि असफलता एक चुनौती है, उसे उठो और स्वीकार करो। कहाँ क्या कमी रह गई देखो और सुधार स्वीकार करो। जब तक सफल ना हो सुख चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। आखिरी लाइन मुझे याद आ गई। और चूंकि असफलता पर बात हो रही है और सफलता की तरफ बढ़ने पर बात हो रही है, तो आपको ये बता दें कि एक सफलता की कुंजी जिनके हिस्से में आई है वो विज्ञान के क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। तो हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर। एक महत्वपूर्ण सदस्य मैंने आपको बताया था हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, साकेत सिंह गौरव साहब, प्रकल्प समन्वयक, आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल से। बहुत बहुत स्वागत है साकेत जी आपका, और बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए हमसे जब तक दोबारा संपर्क करेंगे, और चूंकि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, सीवी रमन साहब के उल्लेखनीय कार्य को याद करते हुए, उनके योगदान को याद करते हुए विज्ञान के क्षेत्र में इस दिवस को हर साल मनाया जाता है। हमारे साथ बीच में हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं साकेत सिंह साहब। विज्ञान से जुड़ी हुई तमाम बातचीत उन्होंने की थी कि किस तरह से विज्ञान का हमारे जीवन में महत्व है। मैं जब तक साकेत जी हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे, एक सवाल मैं आपसे रख लेती हूँ। विज्ञान के छात्रों के लिए मतलब किस तरह, क्योंकि वहाँ तो इक्वेशन गड़बड़ हुई नहीं कि सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। जी शिखा मैम। देखिए प्रिया, जो आपने कहा कि एक भी इक्वेशन गड़बड़ हुई तो सब गड़बड़ हो जाती हैं, तो हमारी लाइफ में ही बहुत सारी इक्वेशन है जिनको हमें सही करके चलना होता है। हर स्टेप बाय स्टेप पे इक्वेशंस होती हैं जिनको हमें जोड़ते हुए आगे बढ़ना होता है। चलिए तो जोड़ी लेते हैं, जुड़े हुए हैं साकेत जी, आगे की बातचीत अब हमसे कर लेते हैं। साकेत सिंह गौरव, और जो कि प्रकल्प समन्वयक, आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है साकेत जी। नमस्कार, और आपके पूरे दर्शकों को, हमारे दूरदर्शन के सभी दर्शकों को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। रमन साहब के बारे में बात करेंगे। सीवी रमन साहब, चंद्रशेखर जी उनका पूरा नाम था। क्या कहना चाहेंगे आप उनके? हम उल्लेखनीय कार्य की जरूर चर्चा करना चाहेंगे। ये आपने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम का संयोजन किया है दूरदर्शन ने, आपके हमारे मध्य प्रदेश के दूरदर्शन डिवीजन ने, कि देखिए रमन इफेक्ट को लेके जो अभूतपूर्व योगदान रहा भौतिकी के क्षेत्र में, जिसके कारण उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला, उस दिन को 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। पर इस वर्ष की जो थीम, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान
ध्यान में रखते हुए भारत सरकार हर साल डिक्लेयर करती है। इस पर थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, यानी विज्ञान ग्लोबल है, वो कैसे पूरे अर्थ के वेल बीइंग के लिए, ह्यूमैनिटी के वेल बीइंग के लिए काम कर रही है। तो विज्ञान का जो प्रचार प्रसार वास्तविकरण हो रहा है वो हमारे समाज को कैसे लाभ पहुंचाएगा। तो रमन प्रभाव के कारण जो विज्ञान में परिवर्तन आया, लेकिन उस दिन को विज्ञान के उत्सव के रूप में मना के बाकी के वैज्ञानिक और विज्ञान की फील्ड से जुड़ी हुई बातों को, उनकी प्रगति को प्रोत्साहित किया जाता है। इसको आंतरिक विज्ञान केंद्र में भी हम 22 फरवरी से 28 फरवरी तक मनाए हैं। आज हमारा कार्यक्रम का समापन हो रहा है और हमने एक अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान भी ऑर्गेनाइज हुआ था के सीनियर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डॉक्टर जॉन मैथर के द्वारा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जुड़े और उस सबका एक हिस्सा बने कि विज्ञान ही आने वाले समय का सबसे बड़ा एक कारक बनेगा हमारे टेक्नोलॉजी की एज में। बिल्कुल। अब चूंकि आपने रमन प्रभाव की बात की है तो स्वभाव, अभाव, प्रभाव, ये तीनों का छात्र जीवन में इन तीनों शब्दों का बहुत स्थान होता है। तो छात्र रूप में किस तरह से उनको आप देखते हैं? रमन साहब के बारे में आपने पढ़ा है और जिया है। आपने बखूबी इन बातों को रखा है। रमन का प्रभाव, अभाव, देखिए दो तरीके से हो गया। फिजिक्स में अगर बात करें तो रमन प्रभाव यानी जो उनने स्कैटरिंग में, उनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कंट्रीब्यूशन किया कि वो रमन स्कैटरिंग के बारे में लोगों ने समझा कैसे वो स्कैटरिंग होती है, यानी कोई पार्टिकल जब टकरा के इधर उधर भागते हैं उसको बेहतर फिजिक्स में समझने की जरूरत पड़ेगी। परंतु रमन प्रभाव हमारे जीवन पर भी है कि हम किसी बड़े वैज्ञानिक को या बड़े साइंटिफिक लीडर को, जैसे जिन्होंने भारत के इतने अभूतपूर्व वैज्ञानिक का योगदान रहा है, उनसे हमारी जीवन शैली में विद्यार्थी के रूप में क्या प्रेरणा मिलती है। कैसे एक भारतीय वैज्ञानिक कम संसाधन में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रिसर्च करता है और जिसे नोबेल प्राइज मिलता है, नोबेल पुरस्कार मिलता है। और आज इस आधुनिक समाज में भारत पूरी दुनिया में विज्ञान और टेक्नोलॉजी की एज में डंके बजा रहा है, कंधे से कंधे मिला के हम बाकी क्षेत्रों में चल रहे हैं। तो आप सोचिए, हमें प्रेरणा की जरूरत है और प्रेरणा हमें ऐसे महान वैज्ञानिकों से मिलती है जिनकी दिखाई हुई दुनिया की आगे की हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सर। जाने से पहले एक मुख्य सवाल और रख लेती हूँ, क्या सुझाव हो सकते हैं आपके, क्योंकि हम बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पर बात कर रहे हैं सर, बहुत सारे साइंस के छात्र इस वक्त आपको सुन रहे हैं। बहुत जरूरी, आपने बेहतर इस बात को रखा है कि देखिए परीक्षाओं का माननीय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को बच्चों से कह चुके हैं, वैज्ञानिक हो या कोई भी शिक्षक हो या एजुकेटर हो, सबका ये मानना है कि तनाव न लें, प्रभाव अच्छा हो आपकी किए हुए परिश्रम का, आपने जितना समझा है, समझ के पढ़े चीजों को, याद करने के साथ साथ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप उस कार्य विधि को बढ़ाएं, तनाव बिल्कुल ना लें, थोड़ा खेल कूद में भी ध्यान दें, तो परीक्षाओं के जो अंक हैं वो अपने आप आएंगे, पर समझना बहुत जरूरी। विज्ञान बिना समझे करना या पढ़ना एग्जाम में मुझे लगता है ज्यादा चुनौती देगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से। तो हम बात कर रहे थे साकेत सिंह साहब से, जो कि प्रकल्प समन्वय आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो जिस तरह से उन्होंने बताया, शिखा मैम एक सवाल ज़रूर आता है। उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि कंसंट्रेशन की जब बात कर रहे थे कि उसको समझना बहुत ज़रूरी है, खेल कूद भी बेहद ज़रूरी है। उन्होंने हर एक चीज़ को सम्मिलित कर लिया आपने इस सवाल के इस जवाब में। तो कितना ज़रूरी है थोड़ा सा समय मनोरंजन के लिए भी निकाल लेना, कि एकदम किताबों में घुस के काम नहीं चलने वाला। नहीं, बिल्कुल भी नहीं कि आप पूरा टाइम पढ़ाई करते रहें। तो हम एज ए काउंसलर भी हमेशा ये सजेस्ट करते हैं, एज ए प्रिंसिपल, एज ए एजुकेशनिस्ट, मैं हमेशा बच्चों को मैंने यही बताया है कि केवल पढ़ाई की हम बात नहीं करते हैं, पढ़ाई के साथ में मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी है। तो जो हम शेड्यूल की बार बार बात करते हैं जो बहुत ज़रूरी है, तो शेड्यूल में हमारे 1 घंटे 45 मिनट 50 मिनट जो भी आप कंसंट्रेट कर पाते हो, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और उसके ब्रेक के बाद फिर पढ़ने बैठिए। उस ब्रेक में आपने मान लीजिए आपने कभी 5 मिनट का ब्रेक लिया, कभी 10 मिनट का, आप कभी कुछ खा पी सकते हैं, कभी 1-2 आप अगर गाने पसंद है आप गाने सुन लीजिए, थोड़ा बॉडी मूवमेंट भी हो जाता है। तो उससे क्या ब्रेन हल्का होता है, दिमाग हल्का होता है और आप और अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हो, पढ़ पाते हो। अदरवाइज आप अगर एक ही जगह पे बैठे रहोगे, पढ़ते रहोगे तो आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन कितना आपके दिमाग में जा रहा है और कितना आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो, वो चीजें थोड़ा डाउटफुल हो जाती आपने ना मुझे मेरे बचपन का वो वाक्य याद दिला दिया। केमिस्ट्री की क्लास में अक्सर सर ये वाक्य बोला करते थे कि क्या कर रहे हो, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, बॉडी इज प्रेजेंट और माइंड इज एब्सेंट। तो बहुत जरूरी है दोनों का कॉम्बिनेशन। बिल्कुल जी प्रीति मैम,
बिल्कुल पढ़ाई का जिक्र हो रहा था, पढ़ाई के साथ एक और शब्द का जिक्र किया था शिखा मैम ने, बढ़ाई का। तो पढ़ाई के साथ साथ बढ़ाई का जब जिक्र हो तो एक उदाहरण आप हैं हमारे बीच में कि आप कैसे साइंस की स्टूडेंट रही, फिर उसके बाद आपने इंजीनियरिंग की, फिर उसके बाद आपने सामाजिक कार्यकर्ता आप बन गई और फिर आप मॉडलिंग के क्षेत्र से भी जुड़ी रही। तो मतलब ओवरऑल मतलब अंत ये है कि अंत भला तो सब भला, यानी कि आप उन ऊंचाइयों को छूते चले जाए, चाहे क्षेत्र का चयन कोई भी कर लिया जाए। कैसा उतार चढ़ाव रहा ये बदलावों का? मुझे ज़िंदगी में जो अच्छा लगता गया मैं करती चली गई और ईश्वर की कृपा रही कि जो कुछ भी करा अच्छे से ही करा। मॉडलिंग में हाँ, मैंने काफ़ी लंबे समय तक मैं मॉडलिंग के क्षेत्र में रही हूँ और भोपाल की मैं पहली कॉन्टेस्टेंट थी जो कि ग्लैड्रेक्स मेगा मॉडल तक गई थी और ग्लैड्रेक्स में भोपाल का नाम पहुँचाया था और काफ़ी बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के साथ मैंने काम करा है, मुंबई में, दिल्ली में, पूना में, गोवा में, सब जगह। और अब ज़रूर मैं जब से भोपाल शिफ्ट हुई हूँ, भोपाल आ गई हूँ, तो अब अपना परिवार और समाज सेवा इसी में लगी हुई हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं, क्योंकि जब हम ये समझ लेते हैं कि अब समाज को हमारे द्वारा दिखाए जाने वाली दिशा की ज़रूरत है, तो उस क्षेत्र में भी काम करना ये हर किसी के बस की बात है, क्योंकि समाज से भी तो बहुत सारे हैं, पर समाज को उनसे कितना लाभ मिल रहा है ये चुनिंदा लोग ही है। शिखा मैम, केवल पढ़ना 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 या केवल खेलना खेलना खेलना, आपने बता दिया कि समय प्रबंधन बेहद ज़रूरी है, स्व प्रबंधन बेहद ज़रूरी है, खान पान का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के बावजूद मैं एक कॉलर को पहले ले लेती हूँ, फिर सवाल रख लूंगी आपसे। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से, देखते हैं उनका क्या सवाल है। स्वागत है प्रदीप जी, सवाल रखिएगा। जी जी जी, प्रिया मैडम आवाज सुनाई दे रही है क्या? बिल्कुल स्पष्ट। प्रिया मैडम, मैं सबसे पहले गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून प्रदीप जी। मैं प्रदीप उर्फ डॉक्टर बॉटनी वाला बोल रहा हूँ भोपाल से। I बताइए। have changed my name from Dr. Pradeep Sahu to बॉटनी वाला since I have done PhD in botany। अब मैं मैडम से मेरा एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मैडम एज ए साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर अलग अलग एज ग्रुप में बच्चों की क्या साइकोलॉजी काम करती है परीक्षा के समय? बिल्कुल, देखिए ईगो आ रहा है क्या चक्कर है? जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आपका सवाल समझ गए। और पर्टिकुलरली क्योंकि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी की बात कर रहे हैं, तो आपने क्या साइकोलॉजी, एक मिनट जस्ट लिसन टू मी जी। एक मिनट तो आपने क्या साइकोलॉजी रीड की और आप उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कितना सक्सेसफुल रही? एक तो ये। दूसरा प्रश्न मेरा मैडम से है कि आज मैं बहुत बड़ा टिप दे रहा हूँ, बहुत बड़ा क्लू दे रहा हूँ आपको, जो आपको भी या सरकार को भी, कि क्लाइमेट चेंज के साथ साथ यदि ग्लोबल ह्यूमन चेंज पे काम किया जाए तो मुझे लगता है क्लाइमेट एनवायरनमेंट में कुछ सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे। बस प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। शिखा मैम। प्रदीप जी, देखिए आपने जो पूछा कि एज के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस होते हैं, तो परीक्षा होती है किसी भी एज में हो। हाँ, उसका स्ट्रेस लेवल जो है वो छोटे बच्चों में उतना नहीं होता है और जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे वो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। वो स्ट्रेस लेवल वहाँ पर ज़्यादा होता है जहाँ पर बच्चों की प्रिपरेशन सही नहीं होती है। अगर सपोर्ट मिलता रहे बच्चों को, पेरेंट्स का और टीचर्स का, उनकी प्रिपरेशन साल भर से चलती रहे, पढ़ाई सुचारू रूप से पूरे साल चलती रहे, तो एग्ज़ाम को जो हम एक डर बना देते हैं कि एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करो, टीवी मत देखो, बात मत करो, जाओ नहीं आओ नहीं, वो बहुत गलत होता है। तो वो डर वो बनता है। तो हम अगर एक अच्छे शांत वातावरण में बच्चों की पढ़ाई करवाते रहें पूरे साल धीरे धीरे, तो पढ़ाई का डर नहीं बनेगा, वो किसी भी क्लास में हो। नो डाउट जितना बड़ा क्लास होती है, लाइक 10th और 12th में, खास करके 12th में एक पॉइंट होता है, वो टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का, और वहाँ पर बच्चों की आगे की ज़िंदगी तय होनी होती है 12th के रिजल्ट पे, कि हमें आगे किस फील्ड में जाना है, कहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा, कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे पाएंगे, वो ये चिंता होती है। 10th में बच्चों को चिंता होती है कि हमें आगे हमारे पसंद के सब्जेक्ट मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। तो ये जो स्टेजेस होती हैं ये थोड़ा सा क्रूशियल होती हैं बच्चों के लिए, लेकिन हम उसको थोड़ा सा समझदारी के साथ में आगे बढ़ाएं तो बच्चों को तनाव नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। मैं एक बात ज़रूर जोड़ना चाहूँगी हमारे दर्शकों को। जी,
सवाल को संक्षिप्त में रखिए। जितना छोटा सवाल होगा उतना जल्दी आपको जवाब मिलेगा। दूसरी बात कि जब आप हमें फ़ोन लगाते हैं तो टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा ताकि जल्दी हम आपके सवाल को सुन पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब शिखा मैम आपसे सवाल लूँगी, फिर प्रीति जी से भी जवाब ले लूँगी मैं पैरेलल। एक पेपर अगर बिगड़ जाता है ना तो मोरल डाउन हो जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बुरा अच्छा कुछ नहीं होता। अगर पेपर अच्छा नहीं गया तो उसको ये मत बोलिए कि मेरा पहला पेपर बुरा गया था, पहला पेपर कम अच्छा गया था, दूसरे पेपर पर और जोर दे देंगे। तो ये पहले पेपर से जो अगर मोरल डाउन थोड़ा सा हो जाता है तो बच्चे सोचते हैं कि अब दूसरा पेपर पता नहीं कैसा जाएगा। नहीं देखिए, अच्छा खराब कुछ नहीं है ना। कई बार अच्छा खराब का जो एक स्केल होती है वो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। बच्चे ने जो मार्क्स या जिस तरीके का पेपर एक्सपेक्ट किया होता है, कई बार हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं हो, इसलिए आप उसको कह रहे हैं कि मुझे इतना % मार्क्स नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं आ जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। इस कारण से हो सकता है आप इस बात को, इस स्टेटमेंट को दे रहे हैं। लेकिन अच्छा पेपर तब होगा जब आप हर स्टेप्स को करते हुए आगे बढ़ें। बुरा कुछ नहीं होता। हो सकता है आपको कोई सवाल पूरा नहीं आ रहा है, जितना आ रहा है उतना करिए। हर स्टेप पे मार्क्स होते हैं, सवाल को छोड़िए नहीं, अनआंसर्ड कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िए। आप जो लिख रहे हैं अगर वो रेलेवेंट है, कुछ मार्क्स ज़रूर मिल सकते हैं आपको। इसलिए अच्छे बुरे का पैमाना आप मत तय करिए, वो एग्जामिनर को करने दीजिए। आपको जो आता है वो ज़रूर लिखते जाइए अपनी कॉपी में। और एक बहुत ज़रूरी बात है प्रिया, जो बच्चे गड़बड़ी करते हैं कि बच्चे कई बार कहते हैं हम तो बहुत सारा लिख के आए थे, हमें मार्क्स नहीं मिले। लिखिए, लेकिन जो वर्ड लिमिट दी गई है उस पर ज़रूर ध्यान रखिए और रेलिवेंट लिखिए। पूछा गया है राम लिख रहे हैं कृष्ण तो फिर मार्क्स नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन के अनुसार रेलिवेंट आंसर अगर आप लिखेंगे तो आपको जरूर मार्क्स मिलेंगे। सवाल का जवाब आपने दे ही दिया, क्योंकि मैं पूछने वाली थी कि कब, कहाँ, कितना लिखना है, किस विषय में, जी, इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए आपको। बिल्कुल होनी चाहिए। प्रीति जी क्या कहेंगी आप? मैं बिल्कुल सहमत हूँ मैम से, और मेरा तो एक ही कहना है कि देखिए, मार्क्स, एग्जाम्स, स्कूल, इस सब के आगे आपकी लाइफ है। बिल्कुल। तो लाइफ को प्रायोरिटी पर रखकर वो आपको जीनी है बहुत अच्छे से। तो इसलिए देयर इज ऑलवेज अ सेकंड चांस। आपका इस बार अच्छा नहीं हुआ एग्जाम, आपके पास सेकंड चांस है। तो उसको कभी भी इस तरह से निराश मत होइए कि इस बार मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, ये वाला पेपर अच्छा नहीं हुआ, या इस बार मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। बहुत लंबी जिंदगी है और बहुत खूबसूरत जिंदगी है। बस इसमें एक बार अच्छा नहीं हुआ तो अगली बार होगा। बिल्कुल। तो बस इस एटीट्यूड के साथ रहिए तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा। इजी रहिए, रिलैक्स रहिए और बिल्कुल कूल रहिए हमेशा। सुन लिया ना आपने? प्रिया, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पेपर दे के आके कई बार पेरेंट्स उसको डिटेल में पूछते हैं, बुक से टैली करते हैं, बच्चा बुक से टैली कर रहा है और फिर कई बार कंफ्यूज हो रहा है। तो मेरा ये कहना है, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को इस चीज़ों के लिए कंपेल मत करिए, और अगर बच्चे कर रहे हैं तो प्लीज़ मत करिए। आपने जो पेपर देखे आए हैं वो पेपर और उसकी बुक्स, नोटबुक्स उठा के एक साइड में रख दीजिए। नेक्स्ट पेपर की बुक्स अपने सामने रखिए और उसकी तैयारी करिए। बिल्कुल। और ये एक सवाल ऐसा भी है जो हमारे पास मेल पर आया था कि कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं, उस कैटेगरी में ले लेते हैं जो गंभीरता वाली, और एक बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लाइटली लेते हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे सामान्य परीक्षाएं हो। उन बच्चों के लिए जो बच्चे बिल्कुल ही सीरियस नहीं लेते हैं, क्या वो सही हैं, जिनको हम औसत छात्र के अंतर्गत रखते हैं? देखो प्रिया, क्या होता है, हर बच्चे का IQ लेवल अलग अलग होता है। दूसरी चीज़, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर बच्चे का अपना तरीका होता है पढ़ने का। लाइक हमारे घर में 2 बच्चे हैं, अगर हम अपने ग्रैंडसन की बात करें, हमारा छोटा वाला जो ग्रैंडसन है वो कुछ पढ़ाई नहीं करता अगर हम कहें तो, और पेरेंट्स भी उसके और हम भी कई बार बोलते हैं बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो। नानी पढ़ लिया, कितना पढ़ेंगे? और मार्क्स आते हैं उसके तो इतने अच्छे कि अगर 8 सब्जेक्ट हैं तो 7 में उसको 100% मार्क्स मिल रहे हैं। तो हमारी ओर से वो नहीं पढ़ रहा, उसकी ओर से वो तैयार है, वो कॉन्फिडेंट है। तो हम एक क्राइटेरिया तय नहीं करते कि बच्चे को सीरियस होना चाहिए। बच्चा खुद समझ रहा है, वो जिस हिसाब से पढ़ पा रहा है वो पढ़ेगा। हम कोई फॉर्मूला नहीं दे सकते हैं कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, आपको ऐसे पढ़ना है, आपको ये करना है। अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करके बच्चा
अपने हिसाब से पढ़ता है, उसको रिलैक्स रहने दीजिए। हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि बच्चा बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है तो ज़रूर समय समय पे उसको गाइड करिए। बिल्कुल, वेल एजुकेटेड और वेल ट्रेन्ड होना, ये दोनों शब्द हमने सुने थे एक मूवी के अंतर्गत, बहुत मायने रखता है दोनों शब्दों में अंतर करना। शिखा मैम, किस तरह के सवाल ज्यादा आ रहे हो गए इस दौरान, बोर्ड परीक्षाओं के दौरान, जो कि सीबीएसई शुरू हो चुकी है और एमपी बोर्ड शुरू होने वाला है? हाँ, अभी जैसे कल मैंने एक कॉल रिसीव किया, उसमें बच्चा उधर से था कि मेरा कल पेपर है और मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो मैंने उसको पूछा आपकी तैयारी कैसी है, क्या है? तो तैयारी तो अच्छी है। फिर मैंने पूछा क्यों घबराहट हो रही है? तो बोली बस डर लग रहा है बोर्ड एग्जाम में कल। अच्छा, एक चीज और क्या हुआ है कि बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने 10th में कोविड के टाइम पे बोर्ड एग्जाम नहीं दिया, वो बोर्ड के नाम से डर रहे हैं और पेरेंट्स भी ऐसा डराते हैं, बोर्ड एग्जाम है, पढ़ाई करो, बोर्ड एग्जाम। तो वो एक डर बच्चे के मन में बैठ जाता है। बोर्ड एग्जाम भी वैसे ही है जैसे वो आप बाकी एग्जाम दे रहे हो। आप 10th और 12th तक भी पहुंचे हो ना, तो बहुत सारे एग्जाम देते हुए पहुंचे हो, स्कूल के भी और जीवन के भी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप रिलैक्स होकर के पढ़ाई करिए। हमारे पास जो अभी सवाल आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि हम किस तरीके से पढ़ाई करें या हमें घबराहट हो रही है, हम क्या करें। मेरा सभी बच्चों से ये कहना है कि अभी तक जो आपने पढ़ लिया है, अब ये टाइम है कि आप नया मत पढ़िए। जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करिए और उसको अच्छे से एग्ज़ाम में लिख करके आइए, क्योंकि अगर आप नया पढ़ने जाएंगे तो आप और परेशान हो सकते हैं। तो जो पढ़ा है उसको और पक्का कर लीजिए, उसको और अच्छा कर लीजिए। और जहाँ पर जिस यूनिट का वेटेज ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो आपको स्कोरिंग करने में आसानी होगी। प्रीति जी, समाज में तो अलग तरह की परीक्षाएं होती हैं जी, बहुत सारी परीक्षाओं से तो आप भी गुजरी होंगी, तो थोड़ा सा जीवन की परीक्षाओं पर आपसे चर्चा कर लूँ मैं। जीवन की परीक्षाओं के बारे में अगर मैं कहूँ तो चूँकि मैंने काम हमेशा बस्तियों में करा है, बस्तियों में मैं रही हूँ साथ में सबके, और बहुत चीज़ें मैंने बहुत माइन्यूटली देखी हैं। तो वहाँ पर हाँ, मतलब अगर वहाँ बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है तो पेरेंट्स ज़्यादा कंसर्न नहीं होते हैं, जबकि अगर हम नॉर्मल घरों में देखें तो बहुत कंसर्न, मतलब ये भी ठीक नहीं है। उन तक भी शिक्षा का वो पहलू पहुँचना चाहिए कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है, शिक्षा को कहाँ तक करना है और उसके बाद आपको एक अच्छे नागरिक कैसे बनना है। तो इस चीज़ की दिशा में भी हम लोगों को एज अ मतलब हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग है, सिटीजन ऑफ दिस नेशन है, तो ये हम सब का इंडिविजुअली ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, क्योंकि हर किसी के इर्द गिर्द कोई ना कोई जुड़ाव ऐसा है जहाँ पर के हम ये वाला मैसेज भेज सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उनसे बात करिए, शिक्षा के बारे में बात करिए, आपके घर में जो हेल्पर्स आते हैं उनसे शिक्षा के बारे में बात करिए, उनके बच्चों के पढ़ाइयों के बारे में बात करिए, उनको हेल्प करिए, उनको सही में मदद की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया। अंत में आपसे भी एक सुझाव भी लेना चाहूँगी, हालांकि पूरी ही बातचीत हमारी सुझावों से जुड़ी हुई थी। अंत में क्या कहना चाहेंगे आप शिखा मैम? देखिए, मैं बच्चों से और पेरेंट्स से यही कहूँगी कि अभी आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के अपने जीवन में दिन प्रतिदिन आगे बढ़िए। किसी प्रकार का भी आप तनाव मत रखिए, परेशान मत होइए। जो पढ़ा हुआ है उसके साथ में आप अपना रिवाइज करके एग्ज़ाम देने जाइए। पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों पे प्रेशर मत बनाइए कि हमें इतना % नंबर लाना ही है, ये आपको करना ही है, ये हमारे प्रेस्टीज का इशू है, ऐसा है वैसा है। ये चीज़ें जो पेरेंट्स की ओर से आती हैं, पीयर प्रेशर और टीचर प्रेशर, स्कूल प्रेशर तो है ही है, अगर पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते, वो भी बच्चों को प्रेशर में डाल रहे हैं, तो वो बहुत गलत हो जाता है। इससे बच्चे में निगेटिविटी आती है। तो ध्यान रखिए, बच्चा पॉजिटिव रहे, स्ट्रेस में नहीं रहे। अगर आपको कुछ ऐसे अनयूजुअल बिहेवियर चेंज दिख रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए, काउंसलर से, साइकोलॉजिस्ट से बात करिए और एक खुशनुमा माहौल घर में रखिए जिसमें बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर सके। बिल्कुल, प्रेशर कुकर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे साथ जुड़ी हुई थी शिखा रस्तोगी मैम, मनोवैज्ञानिक काउंसलर हैं, प्रीति खरे जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हम चर्चा कर रहे थे बोर्ड परीक्षा की तैयारी पर। बहुत सारे फ़ोन भी आए, बहुत सारे सवाल हमने रखे, तो आपको पूरी तरह से हमने पूरी कोशिश की कि आपको मदद मिले और किस तरह से तैयारी की जानी चाहिए। पास और फेल कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, सिर्फ
उस एग्ज़ाम परीक्षा है, आपकी परीक्षा लेने के लिए आई है कि आपने अब तक जो भी ग्रहण किया है वो कितने अच्छे तरीके से उसको कागज़ में उतार पा रहे हैं। बस इसी को दिमाग में रखकर हमारे एमपी बोर्ड के जो छात्र एग्ज़ाम देने के लिए जाने वाले हैं वो ध्यान रखें, और जो एग्ज़ाम दे रहे हैं सीबी बोर्ड के छात्र वो इस बात को दिमाग में बिठा लें। इसी के साथ नमस्कार एमपी में फिलहाल इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और बेहतरीन तरीके से पेपर दीजिए, ज़रूर सफल होंगे। तथास्तु। बस, नमस्कार। सभी को शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू।